नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद के अरब की। टी.ई. लॉरेंस अपनी पुस्तक 7 पिलर्स ऑफ विजडम में लिखते हैं, हमें यह लगने लगा कि ओटोमन साम्राज्य के सबसे बड़े भौगोलिक हिस्से यानी अरब के लोग कबायली हैं, मजहबी हैं, कुछ हद तक सियासी भी हैं, मगर उस कदर हावी नहीं होते उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। 5 सदियों से वे उस्मानिया सल्तनत से दब कर रह रहे हैं। जब तुर्क और इंग्लैंड युद्ध में आमने सामने है तो हम एशिया में एक नए अरब की नींव रख सकते हैं। जून 1915, अल ताइफ, हिजाज प्रांत, वर्तमान सऊदी अरब। मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली प्रतिष्ठित बानु हाशिम कबीले से ताल्लुक रखते थे, जिसके तार इस्लाम के आरंभ से जुड़े हैं। वह चिंतित थे कि इस विश्व युद्ध के बाद मक्का का क्या होगा। यूं तो हिजाज रेलवे शुरू हो गई थी, हजारों की तादाद में लोग मक्का आ रहे थे, मगर उन्हें शंका थी कि उस्मानिया सल्तनत इस युद्ध के बाद बच पाएगी भी या नहीं। उन्होंने अपने तीनों बेटों फैसल, अली और अब्दुल्ला को मशवरे के लिए बुलाया। मुझे इस्तांबुल से खत आया है कि ईसाइयों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करूं। यह आखिर कैसे मुमकिन है जब सल्तनत उस्मानिया ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ है। किसी मजहबी जंग की जमीन ही नहीं बनती। अली ने कहा, जमीन तो बनती है। अगर सल्तनत हार गई तो यहां काफिरों का हुक्म चलेगा, हमें उनका साथ देना होगा। हिंदुस्तान के लाखों मुसलमान भी साथ देने को तैयार हैं। अब्दुल्ला ने कहा, अरे आप लोग ख्याली पुलाव मत पकाइए। कैसी सल्तनत और कौन साथ देने को तैयार है? मैं तो इस्तांबुल में उनके साथ ही बैठता हूं। वे सभी मतलबी लोग हैं जिनको अरबैया की कोई फिक्र नहीं। जो हाल वह आर्मेनिया का करने की सोच रहे हैं, हमारा भी कर सकते हैं। वहां कोई खिलाफत नहीं, सरफिरे तुर्कों की हुकूमत है। फैसल ने कहा, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं कि हम किसी सल्तनत का मुकाबला कर सके। हमें फूक फूक कर कदम रखना होगा। हम यूं बगावत भी नहीं कर सकते। हुसैन ने कहा, फैसल ठीक कह रहा है। हम यूं बगावत नहीं कर सकते। दुनिया के मुसलमानों की नजर मक्का पर है, हम कैसे उनका भरोसा तोड़ दें? अब्दुल्ला ने कहा, हम कोई भरोसा नहीं तोड़ रहे। ये तुर्क भरोसे के लायक हैं ही नहीं। उनकी फौज हिजाज रेलवे का इस्तेमाल हथियार लाने के लिए कर रही है। आप ही बताएं, भला मदीना से कौन सी जंग लड़ी जाएगी? यह सिर्फ हमारी बगावत को रोकने की तैयारी है। हुसैन ने कुछ सोचकर कहा, काहिरा से अंग्रेजों का भी एक खत आया था। अली ने भड़क कर कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह तो बगावत से भी बुरा फैसला होगा। हम अंग्रेजों से हाथ मिलाकर अपने ही लोगों के पीठ में छुरा भोंकते। हुसैन ने कहा, नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, मगर जंग का मुकाम तो हमारे हाथ में नहीं। हमें तैयारी करनी होगी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर मैकमोहन को मैं खत भेज रहा हूं कि उनकी सल्तनत का अरब के बारे में क्या ख्याल है। अब्दुल्ला ने कहा, अरब से आपका मतलब मशरिक और मगरिब दोनों से है? क्या ऐसा कोई मुल्क मुमकिन है? फैसल ने कहा, नहीं, मगरिब तो मुमकिन नहीं। हमने दमिश्क में पिछले ही महीने अरब का नक्शा तैयार किया है। मरसीना से लेकर अदन तक, मक्का से लेकर फारस तक हमारी सरहदें होंगी, लेकिन इसमें आप सबकी रजामंदी जरूरी है। अली ने जिरह की, अरबैया के ख्वाब में तो मैं भी शामिल हूं, लेकिन यह तो जंग के बाद भी मुमकिन है। यूं भी सल्तनत उस्मानिया ने हमारे हाथ नहीं बांध रखे। अगर उनसे बगावत के लिए हमें इन अंग्रेजों से हाथ मिलाना पड़े तो यह हमें मंजूर नहीं। हुसैन ने समझाया, इत्मीनान रखो,
हम हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे भी नहीं सकते। अंग्रेजों की हुकूमत ना आए, इसके लिए मैं खत लिख रहा हूं। अगर जर्मनों की हुकूमत आई तो यह और भी बुरा होगा। मैकमोहन का 2 टूक खत जल्द ही आ गया। उसने लिखा, किसी आजाद अरब मुल्क का सपना तो मुझे सच होता नहीं दिखता। आपको इसके लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी। आप यह कोशिश करें कि अरब के लोग ओटोमन तुर्कों के खिलाफ हो जाएं। युद्ध के बाद इसका फायदा अरब के लोगों को अवश्य मिलेगा। हिंदुस्तान में ही नहीं, काहिरा में बैठे अंग्रेज अफसरों को भी अरब मुल्क असंभव लगता था। वे मजाक बना रहे थे कि नजफ, सऊद, करबला, हाई, फरात और तमाम बदू कबीले इतनी सदियों में एक न हो सके, अब क्या खाक होंगे। तभी एक अफसर लॉरेंस ने कहा, मुझे इजाजत दें, मैं फैसल से जाकर मिलना चाहता हूं। अरब की बात काहिरा के बंद कमरे में नहीं हो सकती। हमें रेगिस्तान में तपना होगा, उनकी संस्कृति में घुलना होगा, उनकी जबान में बात करनी होगी, उनके पहनावे में आना होगा। अरब की बगावत का फायदा हमें मिले, इसके लिए हमें खुद एक अरब बनना होगा। एक सवाल मन में उठता है कि मदीना के लिए चलने वाली हिजाज रेलवे आखिर गई कहां? उस्मानिया सल्तनत में यह दुनिया की पहली रेलवे लाइन में से एक हुआ करती थी। आज जब सऊदी अरब के पास अकूत संपत्ति है, तो दमिश्क से मदीना को जोड़ती यह पटरी लगभग गायब है। हालांकि मक्का मदीना क्षेत्र में तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस तेज गति की हरमैन अस्सारी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, लेकिन उसका रूट सीमित है। 1917 में ब्रिटिश अफसर टीई लॉरेंस के लिए एक बड़ा खुफिया मिशन था इस हिजाज रेलवे लाइन को उड़ा देना। एक बार यह पटरी उड़ गई तो उस्मानिया सेना के लिए अरब के रेगिस्तान में हथियार लाना बहुत कठिन था। समस्या यह थी कि इसे उड़ाने के लिए ब्रिटिश फौज भी इस रेगिस्तान में नहीं पहुंच सकती थी। यह तो सिर्फ हिजाज के कबीले और बदू ही कर सकते थे। रेलवे आ जाने के बाद उन बदू लोगों का धंधा मंदा पड़ रहा था जो ऊंट से हज यात्रियों को पहुंचाते थे। वे इस रेलवे से यूं भी खफा थे। वहीं अमीरों के दिल में अरब मुल्क का स्वप्न पल रहा था। लॉरेंस की मदद से अरबी कबीलों ने एक एक कर रेलवे स्टेशनों पर हमले और लूट शुरू किए। पटरियां उड़ाई जाने लगी और तुर्क फौजियों को ट्रेन से उतारकर बंदी बनाया जाने लगा। विश्व युद्ध के अंत तक यह रेलवे हमेशा के लिए बंद पड़ गई। क्या इस तरह अरब के लोगों ने खुद अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? क्या रेलवे लाइन उड़ाना बगावत के लिहाज से उचित कदम था? इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना कठिन है। अगर लॉरेंस के अपने विवरण पढ़ें तो उसमें लिखा है कि तुर्क सेना अरबों से कहीं अधिक आधुनिक लड़ाई लड़ रही थी और बागी बुरी तरह हार रहे थे। खासकर एक कबीले के लोगों की निर्मम हत्या और स्त्रियों के बलात्कारों का विवरण है, जिसके बाद उन अरबियों का मनोबल टूटने लगा था। मुमकिन है कि ऐसी ही दमन की खबरों ने उन्हें पटरियां उखाड़ने के लिए भड़काया हो। यह भी मुमकिन है कि ऐसी खबरें जानबूझकर ब्रिटिश मीडिया द्वारा अतिशयोक्ति से बढ़ाई जा रही हो। जब विश्व युद्ध में जर्मन उस्मान तुर्क खेमा हारने लगा तो इन बागियों के लिए यह सवाल था कि अब आगे क्या। पहले यह तय हुआ कि मक्का के शरीफ हुसैन स्वयं हिजाज के बादशाह कहलाएंगे, मगर ब्रिटिशों ने यह प्रस्ताव रखा कि उनके बेटों के बीच विवाद न हो, इसलिए उनका हक पहले तय हो जाए। फैसल के नाम सीरिया और जॉर्डन का इलाका, जैद के नाम इराक और वर्तमान अरब के कुछ हिस्से, अब्दुल्ला के नाम बगदाद और अली को मक्का का शरीफ बनाना तय हुआ। हद तो यह कि शेष दक्षिण का हिस्सा जो आज के खाड़ी अरब देश कहे जाते हैं वह उन्हें नहीं मिला। अरब जुड़ने के बजाय टूटता नजर आने लगा। अभी यह कागजी बंटवारा चल ही रहा था कि फ्रांस ने भी अपनी दखल दी कि हमारे हिस्से का क्या। अरबी मुसलमानों को एक और झटका तब लगा जब उन्हें वादाए बल्फोर यानी बेल्फोर डिक्लेरेशन की जानकारी मिली, जिसके अनुसार जेरूसलम यहूदियों को देने की बात हुई। मक्का के शरीफ हुसैन ने काहिरा के ब्रिटिश हाई कमिश्नर मैकमोहन को लिखा कि यह तो हमारे बीच कभी तय ही नहीं हुआ था। भला फिलिस्तीन यहूदियों को देने का एक तरफा फैसला कैसे किया जा सकता है। युद्ध के बाद जनवरी 1919 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। वहां फैसल ने अपना वक्तव्य दिया
जिसका अनुवाद प्रस्तुत करता हूं। सिकंदरिया से फारस तक की रेखा से दक्षिण के सागर तक जो लोग रहते हैं वे अरब हैं। एक ही नस्ल की शाखाएं और एक ही भाषा। वहां गैर अरबी 1% से भी कम है। मेरे पिता ने जिस अरब राष्ट्रवादी क्रांति की शुरुआत की, उसका लक्ष्य एक संगठित अरब मुल्क था। मैंने स्वयं जिस आंदोलन का नेतृत्व किया, उसमें सीरिया, मेसोपोटामिया और अरब क्षेत्र के लोग थे। अरब के रेगिस्तानी कबीले सदियों से बिखरे रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में रेलवे और टेलीग्राफ जैसे साधनों ने संपर्क को बढ़ाया है। मैं यह मानता हूं कि वर्तमान स्थिति में सीरिया, इराक, जजीरा, नज्द और यमन सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से भिन्न हैं, जिन्हें किसी एक सरकार से प्रशासित करना कठिन है। इस प्रशासन के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर कहना चाहूंगा कि वहां बहुसंख्यक अरब ही हैं। हालांकि यहूदी और अरब के खून में समानता है और उनके चरित्र से हमारा कोई द्वंद्व नहीं है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो हम एक ही हैं, किंतु अरब इस समय ऐसी परिस्थितियों का जोखिम नहीं उठा सकता जो मजहबों की लड़ाई से उत्पन्न हो सकती है। हमें अरब को विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाना है, किसी जंग में नहीं उलझना। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप अपनी सभ्यता हम पर थोपने का प्रयास न करें, बल्कि अपने अनुभव से हमें सही दिशा दिखाने में सहयोग करें। इसके एवज में हम आपको बहुत कुछ तो नहीं दे सकते, किंतु हम आपके सदा आभारी रहेंगे। फैसल भी जानते थे कि वे इन पश्चिमी ताकतों के कठपुतली बन चुके हैं। मार्च 1920 में सीरिया को एक देश का दर्जा देकर उन्हें दमिश्क की गद्दी पर बिठा दिया गया। अगस्त में फ्रांस ने उन्हें उतारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरब में पश्चिम की दखल का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक कमोबेश कायम है। खैर, उस वक्त ब्रिटिशों को यह लगने लगा कि इन फैसल बंधु में खास भविष्य नहीं। वह अरब के रेगिस्तान के मध्य में बैठे एक अमीर में भविष्य देख रहे थे। मुझे 1925 की एक तस्वीर दिखी। लंदन के स्टार मोटर कंपनी की गाड़ी किंग ऑफ अरबिया यानी अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम। टिम एम स्मिथ अपनी पुस्तक अरब्स में लिखते हैं, इस्लाम कोई पारिवारिक संस्था नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई एक आस्था थी। ऐसे में मक्का को स्थानीय प्रशासन के हवाले करना कुछ ऐसा ही होता जैसे वेटिकन को रोम नगर निगम के हवाले कर देना। प्रथम विश्व युद्ध में उस्मान तुर्कों की हार का असर सिर्फ अरब पर नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों के मुसलमानों पर भी पड़ रहा था। अरब और खासकर मक्का मदीना जो इस्लाम की धुरी थी, उस पर यूरोपीय प्रभाव को लेकर चिंता थी। मसलन मुसलमानों की सबसे बड़ी जनसंख्या भारतीय उपमहाद्वीप में थी, जहां खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। लेकिन अरब की मुख्य भूमि को उस्मान तुर्कों से खास सहानुभूति नहीं थी। वे भले ही मक्का मदीना को ब्रिटिश हाथों में जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन इसे इस्तांबुल के हाथ भी नहीं सौंपना चाहते थे। जैसा हम जानते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान उनके कुछ गुटों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बगावत की। सवाल यह था कि युद्ध के बाद मक्का मदीना की देखरेख और सुरक्षा किसके हाथ में रहे। मक्का के शरीफ हुसैन का परिवार चूंकि अरब की बगावत में अग्रणी रहा था, तो वे स्वयं को स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन नज्द के रेगिस्तान में अपना खासा प्रभाव रखते सऊद परिवार इससे सहमत नहीं थे। वे वहाबी पंथ से ताल्लुक रखते थे और पहले भी उनके पूर्वजों ने अपने कदम मदीना की ओर बढ़ाए थे। उस वक्त उस्मानिया सल्तनत ने उन्हें दबा दिया था, लेकिन अब तो उनकी भी ताकत कमजोर हो चुकी थी। यह सऊद के लिए उचित समय था कि अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर सके। लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच शक्तियों के होते हुए यह कैसे मुमकिन था? इसके लिए उन्होंने पहले से ही अपने समीकरण स्थापित कर लिए थे। 1915 में फारस सागर में स्थित तारूद द्वीप पर ब्रिटिश सरकार और अब्दुल अजीज सऊद के मध्य एक करारनामा हुआ। इसके तहत रियाद और उसकी परिधि में स्थित रेगिस्तान के बड़े हिस्से पर सऊद परिवार का अधिकार तय हुआ। कुवैत, कतर
और आज के अमीरात इलाके इत्यादि को इनसे मुक्त रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने बाकायदा उनके लिए हथियार और वार्षिक धनराशि भी मुहैया कराई ताकि वह अपना प्रशासन संभाल सके, लेकिन इस करारनामे में मक्का का जिक्र नहीं था। अब्दुल अजीज सऊद की तस्वीर अगर देखें तो वह 6 फीट से अधिक लंबे, हट्टे कट्टे कबीला सरदार की तरह दिखते हैं। वे उस रेगिस्तान की रग रग से वाकिफ थे। कहा जाता है कि अपनी जवानी में सिर्फ 40 ऊंट सवार के साथ उन्होंने रियाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्हें सिर्फ एक रेगिस्तानी कबीलाई सरदार मानना भूल होगी। वह उस दौर के ऐसे कूटनीतिज्ञ हुए जो हवा का रुख खूब समझते थे। उन्हें लगा कि अगर ब्रिटेन उनका इस्तेमाल करना चाहती है तो वह भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस अरब मुल्क का ख्वाब लोग उस्मानिया सल्तनत से बगावत या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाकर करना चाहते हैं, वह ख्वाब तो इसके बिना भी पूरा हो सकता है। जो इस्लाम पश्चिम के प्रभाव से घबराई हुई है, उसे वे पश्चिम की मदद से ऐसी रूढ़ वहाबी शक्ल दे सकते हैं जैसे सदियों से नहीं मिली। ऐसा नहीं कि अब्दुल अजीज अंग्रेजों द्वारा बिछाए रेड कारपेट पर चल रहे थे, उन पर भी वही खतरे थे जो बाकियों पर थे। पश्चिमी ताकतों से, हिजाज के फैसल बंधु से, अरब के रेगिस्तान में भटकते लूटपाट करते बदू लोगों से, उनके अपने भाइयों से, वहाबी कबीलों से भी। जब इतिहास में कभी अरब नाम का मुल्क नहीं बन सका तो वह कैसे आसानी से बना लेते। उनकी सत्ता रणनीति के 4 ऊंट माने जा सकते हैं। 4 पहिए की मिसाल नहीं दे रहा, क्योंकि अरब में ऊंट बेहतर उपमा है। पहला ऊंट है पश्चिमी ताकतों से अच्छे संबंध। दूसरा, बदू कबीले जो सदियों से भटकते रहे हैं, उनको अब रोक कर कहीं बसाया जाए। तीसरा, मजहबी एकता की ताकत का प्रयोग किया जाए। चौथा, अपने सऊद परिवार में गुणात्मक वृद्धि की जाए और सभी को मिलाकर रखा जाए। पश्चिम से संबंध का जिक्र किया है, जो बाद में प्रगाढ़ होता गया। बदू कबीलों को बसाकर उन्हें वहाबी तरीके से मजहबी बनाया गया और एक इख्वान ब्रदरहुड सेना तैयार की जाने लगी। मजहबी एकता के लिए कड़े कायदे कानून तैयार किए गए जिसमें भटकने की गुंजाइश कम हो। सऊद परिवार बढ़ाने के लिए वंश वृद्धि की गई। स्वयं अब्दुल अजीज के 45 बेटे बताए जाते हैं। 5 दिसंबर 1924 को अपने वहाबी और इख्वान सेना के साथ अब्दुल अजीज सऊद का मक्का में प्रवेश हुआ। वह दिन है और आज का दिन है। इन पंक्तियों के कहने के अगले वर्ष इस घटना को 1 सदी हो जाएंगे जब सऊद का मक्का पर अधिकार हो गया। तेल का कुआं। जिस रेगिस्तान में पानी का कुआं मिलना दूभर था, वहां तेल के कुएं मिलने की उम्मीद नगण्य थी। यूं भी उन दिनों यह अनुमान नहीं था कि भविष्य में दुनिया का सबसे प्रचलित ईंधन पेट्रोलियम होगा। जब 19वीं सदी के अंत में अमेरिका ने तेल निकालने शुरू किए तो यूरोप और एशिया में कोई खास उत्साह नहीं था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध ने सभी समीकरण बदल दिए। वहां विजेता शक्तियों ने ईंधन के रूप में पेट्रोल का अधिक उपयोग किया और जर्मनी की हार का एक कारण यह काले रंग का चिपचिपा द्रव्य भी रहा। 1909 में एक ब्रिटिश कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी APOC ने फारस, जो आज ईरान है, के मस्जिद सुलेमान में तेल का एक बड़ा कुआं खोद निकाला। किंतु ईरान का भूगोल अलग था। अरब प्रायद्वीप से तेल की उम्मीद नहीं थी और ना ही वह इलाका ऐसे किसी शोध के लिए सुरक्षित था। जिस रेगिस्तान में यात्रा सबके बस की नहीं थी, वहां भटकते हुए तेल कहां ढूंढते। वहां के कबीलों में ऐसी केंद्रित प्रशासन व्यवस्था नहीं थी और ना ही वहां के सरदारों में ऐसी दृष्टि थी, सिवाय इब्न सऊद यानी अब्दुल अजीज सऊद के। इब्न सऊद के अंदर एक कबीलाई सरदार के साथ साथ व्यापारिक बुद्धि भी थी। मक्का पर आधिपत्य की वजह मजहबी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वह आय का बड़ा स्रोत था और है। हिजाज रेल चलने के साथ ही वार्षिक हज यात्रियों की संख्या लाख पहुंचने लगी थी। जब युद्ध के बाद यह रेल यात्रा बंद हुई तो यात्री घटने लगे। 1929 में आई वैश्विक महामंदी ने संख्या घटाकर 40,000 कर दी। इब्न सऊद को लगने लगा कि आय का कोई और स्थायी स्रोत ढूंढना ही होगा।
1931 में जब बहरैन में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जो कैलिफोर्निया की कंपनी थी, ने तेल का कुआं खोदा तो इब्न सऊद की उम्मीद जगी। उन्होंने पहले ब्रिटिश कंपनी से संपर्क किया, जिन्होंने अरब में तेल की संभावना से इनकार कर दिया। अमेरिकी मूल कंपनी ने 1933 में एक करारनामा किया कि वे अरब में तेल की संभावना ढूंढ सकते हैं। 23 सितंबर 1933 को अमेरिकी टीम अल जुबैल गांव में तेल तलाशने लगी। अगले 2 वर्षों तक वे वहां से अल दहरान की पहाड़ियों तक तेल तलाशते रहे, मगर कुछ हाथ नहीं आया। इब्न सऊद स्वयं आकर इन वैज्ञानिकों के साथ उम्मीद लगाए घंटों बैठे रहते और हाथ के इशारे से कहते कि तेल वहां मिलेगा, किंतु विज्ञान उनके इशारे से तो चल नहीं सकता था। वह किसी झाड़ी को देखकर पानी का स्रोत ढूंढ भी लेते, मगर तेल तो उनकी समझ से बाहर थी। 1935 में समुद्र तट पर स्थित दमाम की छोटी पहाड़ियों पर काम शुरू हुआ। 7 महीने तक खुदाई करने पर आखिर जमीन की गहराई से धुआं निकलना शुरू हुआ। वैज्ञानिक उत्साहित हुए क्योंकि उसमें तेल की गंध थी, लेकिन सिर्फ धुआं निकलता रहा, तेल की एक बूंद न मिली। 1936 के जून के तपते महीने में पहली बार दमाम के कुएं में थोड़ा बहुत तेल निकला। इब्न सऊद अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे। उत्सव का माहौल बन गया। उन्हें कहा गया कि अब आगे के काम में सैकड़ों मजदूर लगेंगे। अगले ही दिन से ऊंटों पर काफिले आने लगे। 3 कुएं खोद दिए गए, मगर तेल नगण्य। 6 कुएं खोदने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। यह साल सूखा निकला, अगला साल भी सूखा। अमेरिकी टीम अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगी, मगर सैकड़ों अरबी अब भी आस लगाए बैठे थे। उनके लिए ऐसी तपिश, ऐसी असफल तलाश, ऐसी अपूर्ण आशाएं कोई नई बात नहीं थी। 7वां कुआं खोदा गया। मार्च 1938 को लगभग 1.5 किलोमीटर गहराई से तेल निकला। पहली खेप में 1500 बैरल तेल निकल आया। 7 मार्च तक यह बढ़कर 3700 बैरल हो गया। उसके बाद तो बस निकलता ही चला गया। अमेरिकी टीम खुशी से नाचने लगी, क्योंकि ऐसा अनवरत स्रोत दुर्लभ था। वहीं अरबी मजदूर इस प्रतीक्षा में थे कि अब अगला कुआं कहां खोदें। ठीक अगले वर्ष 1 मई 1939 को इब्न सऊद रास तन्नूरा तक पर आए और एक तेल पाइपलाइन का वाल्व अपने हाथों से खोला। सऊदी अरब से निकलकर पहला तेल टैंकर दुनिया में जा रहा था। कुछ ही महीनों में एडोल्फ हिटलर नामक व्यक्ति की सेना पोलैंड की ओर बढ़ने लगी थी। दुनिया को तेल की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। उन्हीं दिनों इब्न सऊद रियाद के बाहर आलिशान मुरब्बा पैलेस बनवा रहे थे। वहां ठेकेदारों की भीड़ में एक यमनी युवा ठेकेदार भी था। विश्व युद्धों और तेल कुओं के मध्य उस ठेकेदार का जिक्र गैर जरूरी होता अगर उसका नाम मोहम्मद बिन लादेन न होता। एडोल्फ हिटलर अपनी किताब मीन काम्फ में लिखता है, इन यहूदियों का फिलिस्तीन में कोई यहूदी देश बनाकर रहने का इरादा नहीं है। ये तो मात्र एक संगठन बनाना चाहते हैं जहां से अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी का धंधा कर सकें। यहूदियों के लिए जेरूसलम पवित्र भूमि थी, किंतु यह उनकी ऐतिहासिक स्मृति में न होकर मिथकीय स्मृति में थी। 19वीं सदी में पोलैंड में बैठे यहूदी जब भोजन करने बैठते तो कहते, हे ईश्वर, जेरूसलम की पुनर्स्थापना हो। लेकिन उनके दादा, परदादा या पिछली दर्जन पीढ़ियां भी कभी जेरूसलम में रहे हों, इस पर शंका थी। वह मिथकीय इतिहास ईसा से 586 ईस्वी पूर्व का है, जब बेबीलोन के राजा नबूनजर ने कथित रूप से सोलोमन टेम्पल गिराया और यहूदी पलायित हुए। इस्लाम से यह 1000 वर्ष अधिक पुरानी बात है। यहूदियों के अधिकांश ऐतिहासिक पलायन या नरसंहार यूनानी, रोमन और ईसाई साम्राज्यों से जुड़े हैं। कुख्यात शब्द पोग्रोम रूस से और होलोकॉस्ट हिटलर से जुड़ा है। आज यहूदी मुसलमान के जेरूसलम विवाद का वृक्ष हमारे सामने खड़ा है, किंतु यह ऐसा वृक्ष है जो 20वीं सदी में ब्रिटेन आदि से गमलों में लाया गया और इसकी जड़ें सुमेर और बेबीलोन की सभ्यताओं तक फैलती चली गई। इस पौधे के लाने की वजह क्या रही होगी? क्या यह यहूदी मुसलमान विवाद
वाकई सदियों पुराना है। इस्लाम के उदय से लेकर 20वीं सदी तक जेरूसलम पर कभी भी यहूदी सत्ता नहीं रही। जेरूसलम के लिए मुसलमानों के जितने भी क्रूसेड हुए वह ईसाइयों से हुए, यहूदी इस लड़ाई में थे ही नहीं। यह सारा खेल तो 19वीं सदी के बाद का है। अरब के इतिहास में टिम मैकिंटोश स्मिथ लिखते हैं, यहूदियों की पितृभूमि सूची के हर स्थान पर विवाद संभव था, जिनमें यमन का सुकोट्रा द्वीप भी शामिल था। संभवतः उनके लिए पृथ्वी पर एक ही भूमि होती जहां विवाद नहीं होते, और वह भूमि थी अंटार्कटिका। बहरहाल दुनिया के यहूदियों का एक वर्ग उस स्वप्न को सच करना चाहता था जो उनके पुरखे सिर्फ बंद कमरों में खाने की मेज पर देखते थे। 7 सितंबर 1906 को डेविड गुरियन नामक यहूदी व्यक्ति तल अवीव के निकट जाफा पोत पर आए। वह वहीं नारंगी के बागान में काम करने लगे। उन दिनों जेरूसलम पर उस्मान तुर्कों का राज था। वह कानून की शिक्षा के लिए इस्तांबुल आए और बाद में अमेरिका गए। जब प्रथम विश्व युद्ध के समय वादाए बल्फोर किया गया तो गुरियन ब्रिटिश फौज के यहूदी विंग से जुड़ गए। उन्होंने उस्मान तुर्कों से युद्ध में भाग लिया। युद्ध के बाद उन्होंने अपना एक दल बनाया और यहूदियों को जेरूसलम में निमंत्रित करने लगे। जर्मनी में जब नाजी पार्टी सत्ता में आई तो यूरोप के यहूदी स्वाभाविक रूप से सशंकित हुए, किंतु जेरूसलम जाकर रहने का उनका इरादा नहीं था। जो समर्थ थे उनके पलायन मुख्यतः इंग्लैंड या अमेरिका हो रहे थे। मध्य और निम्न वर्ग के लोग जेरूसलम का रुख करने लगे। यह जेरूसलम प्रवास प्रक्रिया हिब्रू में आलिया कहलाई। अब इसे इस्लाम के हिजरा से जोड़ना विवाद को ही जन्म देगी, किंतु स्थूल दृष्टि से यह एक तरह का मूवमेंट या आरोहण है। स्टालिन से भागते रूस और पोलैंड के निम्न वर्ग और हिटलर से भागते जर्मनी के मध्य वर्ग दो अलग अलग आलिया में जेरूसलम आए। 1934 के वर्ष में ही 40,000 यहूदी जेरूसलम पहुंच चुके थे। अगले वर्ष 65,000 पहुंचे। सनद रहे कि इस समय तक मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं हुई थी। कोई कह सकता है कि भला होती भी कैसे जब इलाके पर ब्रिटेन और फ्रांस का ही सिक्का चल रहा था, मगर मूल बात है कि नहीं हुई। यह बात अवश्य है कि वादाए बल्फोर और फिलिस्तीन में यूं यहूदियों का प्रवास वहां के मुसलमानों को खटक रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति वार्ता में भी अरब का प्रतिनिधित्व कर रहे फैसल ने कहा था कि यह मसला एक न एक दिन विवाद को जन्म देगा, किंतु यहूदी कोई तलवार बंदूक भांजते तो नहीं आ रहे थे। वह तो वहां के अरबी लोगों को उचित मूल्य देकर जमीनें खरीद रहे थे। वहां धीरे धीरे यहूदियों ने रेस्तरां, कॉफी हाउस, विद्यालय, पुस्तकालय, बाजार सभी स्थापित कर लिए और मुसलमान जेरूसलम के केंद्र से छिटक कर परिधि में जाने लगे। इस जमीनी और मजहबी दखल बेदखल से पहले शंकाएं पनपी, फिर विवाद हुए और हिंसा की शुरुआत भी हो गई। 15 अप्रैल 1936 को तुलकार्म, जो वर्तमान वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, वहां अरबी लोगों ने 3 यहूदी चालकों पर गोली चलाई, जिनमें एक मर गया। जवाब में अगले ही दिन यहूदी युवाओं ने पेटा टिकवा इलाके की एक झोपड़ी में 2 अरबियों को मार दिया। 2 दिन बाद अरबी मजदूरों की एक टोली ने जाफा पोत पर 9 यहूदियों को मार दिया और कई घायल हुए। कई यहूदी वह इलाका छोड़कर जेरूसलम की ओर जाने लगे। ब्रिटिश प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए जाफा के अरबियों पर नकेल कसी, लेकिन मामला उनके हाथ से निकल रहा था। 2 महीने बाद जेरूसलम में दोनों समूहों के प्रतिनिधियों को बिठाकर ब्रिटिशों ने सुझाव दिया कि सालाना 9,000 से अधिक यहूदी प्रवास न करें। इस पर यहूदी समूह ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि यह तो पिछले वर्ष के बनिस्बत 85% कम लोग होंगे। यहूदी विरोधी हिटलर के यूरोप में होते हुए यह प्रवास कैसे रोका जा सकता है। वहीं अरबी समूह यह कहने लगे कि वार्षिक 9,000 भी बहुत अधिक है, अब प्रवास पूरी तरह बंद किया जाए। ब्रिटिशों के लिए यहूदियों और अरबियों में एक चुनना कठिन हो रहा था। अरब उनके प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी रहे थे और अब तो रेगिस्तान में तेल भी मिलने लगा था। ब्रिटिशों ने आखिर वही किया जो वह अन्य स्थानों पर भी करने के लिए जाने गए। 7 जुलाई 1937 को
लंदन से पील कमीशन जेरूसलम आया। उन्होंने 404 पृष्ठों का एक दस्तावेज बनाकर दिया। उसमें लिखा था, चूंकि अरब और यहूदियों के मध्य सैद्धांतिक मतभेद हैं और दोनों एक ही जमीन पर दावा करते हैं, वे अब इसे साझा तो नहीं कर सकते। हल यही है कि फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया जाए, मुसलमानों का अलग इलाका और यहूदियों का अलग।